जनवरी 22, 2022। मैं 21 साल की थी जब मुझे जर्नलिज्म की पहली जॉब मिली। हर रोज सुबह उठकर बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ मैं गूगल खोलकर बैठ जाती थी। लेटेस्ट खबरें क्या हैं, मुझे किन स्टोरीज पे काम करना है। इसी पैशन के साथ मैंने इस दिन भी लैपटॉप ऑन किया। लेकिन उस दिन का गूगल डूडल लुक्ड समथिंग लाइक दिस। टाइटल था सेलिब्रेटिंग परवीन रहमान्स 65th बर्थडे। मैंने सोचा ये खातून कौन है जिनको गूगल ट्रिब्यूट दे रहा है। इस एक सवाल ने मेरे सामने कहानी के वो पन्ने खोले जो मैं आज आपको अपनी जुबानी सुनाऊंगी। परवीन रहमान जो आराम से एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी को अपना ऑफिस बना लिया। एक ऐसा ऑफिस जहां गरीबों को मुफ्त में खाना नहीं खिलाया जा रहा था, बल्कि ये सिखाया जा रहा था कि कांटे से मछली पकड़ते कैसे हैं। अजीब बेबाक औरत थी, कमजोरों का साथ देती थी, ताकतवरों को ललकारने में पेश पेश रहती। और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इससे बड़ा और क्या जुर्म हो सकता है। इसलिए 13 मार्च 2013 को उसे सजा सुना दी गई। मौत की सजा। आज 12 साल बाद भी परवीन के कातिल नहीं पकड़े जा सके। अब मेरा काम परवीन के कातिल पकड़ना तो नहीं, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करूंगी। परवीन की कहानी सुनाऊंगी। अपने जेनजी व्यूअर्स को बताऊंगी कि जैसे वो आज ग्रेटा थनबर्ग और बाकी एक्टिविस्ट के नाम सुनते हैं, लॉन्ग बिफोर देम हमारे कराची में एक परवीन रहमान हुआ करती थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रफ्तार को सब्सक्राइब कर लें। (1971) ढाका। तारीख का ये वक्त कोई कैसे भूल सकता है। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया था। जंग के बाद वहाँ बिहारियों की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अब कोई जगह नहीं थी। सर्दियों का मौसम था, बाहर बारिश भी हो रही थी कि अचानक से कुछ सिपाही परवीन के घर में घुसे और पल भर में उसे बेघर कर दिया। 15 साल की उम्र में परवीन का घर, स्कूल, दोस्त सब छूट गया और इसी उम्र में वो जान गई थी कि अपनी छत छिन जाने का सदमा क्या होता है। 1973 से लेकर 1993 तक तकरीबन 1,78,000 बिहारियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया और उन्हीं लोगों में परवीन, उनके 3 बहन भाई और वालिदैन भी शामिल थे। परवीन ने बकिया पढ़ाई कराची आकर मुकम्मल की। इंटर सेंट जोसेफ्स कॉलेज से किया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई दाऊद कॉलेज से की। परवीन आर्किटेक्चर पढ़ रही थी। थीसिस का वक्त आया तो सब क्लासमेट्स ने कराची के पॉश इलाकों को चूज किया। किसी को डिफेंस का घर डिजाइन करना था तो किसी को PECHS का, मगर परवीन पहुंच गई कायदाबाद। I think that was her first interaction with the low-income communities in Karachi. She didn't choose things like building a house in defense or building a house in TCHS या landscaping. She chose to study low-income groups living in Qaidabad. इतना ही नहीं, अपने डिग्री को पहली पोजीशन से पास करके 4 गोल्ड मेडल्स भी जीते। अब देखना ये था कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हर, क्योंकि परवीन एक क्लासिक मॉडर्न लड़की थी। इंग्लिश मीडियम, अपनी फील्ड में नंबर 1। आजकल क्या, उस जमाने के लिहाज से भी सोचें तो ऐसे लोगों के लिए जहन में एक ही तरह का फ्यूचर आता है। इतने कॉम्पिटेंट लोग तो कॉर्पोरेट लैडर की सीढ़ी चढ़ते हैं और टॉप तक पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद परवीन ने भी इस सीढ़ी के ऊपर पहला कदम रख दिया था, लेकिन परवीन के जहन में अजीब ख्यालात आने लगे थे। वो अचानक से एक मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो रही थी। अपने आप से एक सवाल करने लगी थी, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। वैसे तो लोग 30-35 साल की उम्र में इस क्राइसिस से 2-4 होते हैं, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी लिखी ही मुख्तसर थी। इसलिए परवीन ये सवाल 25 साल की उम्र में ही पूछ बैठी। फिर एक दिन यही सवालात लेकर वो अपने उस्ताद आरिफ हसन के पास चली गई। उस वक्त आरिफ साहब ऑफिस में नहीं थे, लेकिन परवीन जो तबीयतन एक इम्पेशेंट लड़की थी, उसने वहाँ बैठकर 1.5 घंटे इंतजार किया। मैं जहाँ काम करती हूँ मैं कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं करती। होटल बनते हैं अमीर लोगों के लिए, घर बनते हैं उनके लिए, गरीब लोग कहाँ जाते हैं। मैंने कहा कि मालूम कर लो कि नहीं, मुझे बताया गया है कि आपसे बात करूं। तो मैंने कहा कि देखो 3 पते हैं ये, एक डॉक्टर बोए खान का, एक और कोई था मैं भूल गया,
और एक औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है। इन तीनों में से तुम एक चुन लो और चली जाओ वहाँ। फिर एक दिन फ़ोन आया कि मैं औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जाना चाहती हूँ। मैं कहा चली जाओ। जानते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? एक छोटा सा डिसीजन जो आपकी जिंदगी में बड़े चेंजेस ले आता है। परवीन का ये डिसीजन कि वो मीनिंगफुल काम करना चाहती हैं, ये उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां ले आया जिसका तसव्वुर उन्होंने खुद भी नहीं किया होगा। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। पाकिस्तान टूटे 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले लाखों बिहारी मुहाजिरीन के कदम अब तक नहीं जम सके थे। और जमते भी कैसे? आपने जिंदगी में कभी हिजरत की है? वो वाली हिजरत नहीं जो आजकल हमारे बहन भाई अमेरिका, यूके सेटल होकर करते हैं। मैं उस हिजरत की बात कर रही हूँ जिसमें आप अपना माल मवेशी, घर बार, नौकरी, कारोबार सब छोड़कर किसी अनजान जगह सिर्फ अल्लाह के आसरे पे चले जाते हैं। अब आप सोचें कि आपको चंद सालों में ऐसी हिजरत 2 बार करनी पड़ जाए। इस बार की हिजरत ने ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले बिहारियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। कराची में मुहाजिरों का बुरा हाल हो रहा था, और इन हालात को बेहतर करने के लिए कुछ लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई कदम उठा रहे थे। जहां एक तरफ कराची यूनिवर्सिटी में APMSO की बुनियाद रखी गई, वहीं दूसरी तरफ औरंगी टाउन में डॉक्टर अख्तर हमीद खान ने एक NGO खोली, द औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। When he came back from Michigan State University, and he was all ready to lead a very quiet retirement life. So Agha Hassan Abdi, who was the founder of BCCI Bank, approached him and said ke Aurangi, which is not just Pakistan ka, but South Asia ka one of the largest urban squatter settlements, औरंगी में बहुत need है for some of the development work that you have done in Kumilla and then later on in Dawood-Zari in Peshawar. So why don't you come on and start a project in Aurangi? Abba said कि पहले मैं देख लूँगा. For 6 months, he and 1-2 औरंगी के activist, हफीज आराइन उसमें थे, रमज़ान थे, explored the area कि औरंगी के मसले क्या है। When he went around, the biggest जो मसला उसमें नज़र आता था was water and sanitation. गलियाँ बनी हुई नहीं थी, पानी, गंदा पानी, सूरज का पानी, गलियों का पानी was all just flowing गलियों में. So that was the reason behind formation of the Aurangi pilot project. औरंगी टाउन आनन फानन 8 लाख लोगों का घर बन गई थी। हुकूमत के पास इन लोगों के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। उन्हें कोई आकर नहीं पूछ रहा था कि आपका यहाँ गुजारा कैसे हो रहा है। जॉब्स तो छोड़े, गटर की लाइनें तक नहीं डली हुई थी, इसलिए लोग कहीं भी पाइप्स डालकर काम चला रहे थे। ऐसे में OPP ने यहाँ के लोगों को सिर्फ गाइडेंस दी कि वो अपनी मदद आपके तहत कैसे इस सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपनी समझ लगाकर कोई भी काम सीख सकते हैं। फिर क्या था,
आरिफ हसन ने परवीन को औरंगी का रास्ता दिखा दिया। परवीन के सर पे सोशल वर्क का ऐसा जुनून था कि उसने बगैर सैलरी के ओपीपी में काम शुरू कर दिया और आखिर वक्त तक वो एज डायरेक्टर सिर्फ 32,000 की सैलरी घर लेकर जाती थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, परवीन एक मॉडर्न लड़की थी, अंग्रेजी बोलने वाली, जीन्स शर्ट पहनने वाली। ऐसी पर्सनालिटी के लोगों का औरंगी में गुजारा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मैं ही नहीं, ओपीपी के दफ्तर में सबका यही ख्याल था, सबकी प्रेडिक्शन थी कि ये लड़की यहाँ नहीं टिकेगी। और डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा कि कैसी है लड़की, कुछ काम किया है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल काम किया, इंग्लिश मीडियम गर्ल है, ये यहाँ कैसे चलेगी लोगों के साथ। अच्छा, अब इनकी ख़ास बात ये थी कि हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजर्स थे, नो वन हैड एवर रीच्ड आउट टू देम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो वो बदतमीज़ भी थे थोड़े से, इनके साथ बदतमीज़ी भी की। बदतमीज़ी इनका मसलन मजाक उड़ाना उर्दू का, मगर उनके लिए कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बट गेस व्हाट, परवीन ने ना ही सबको गलत प्रूफ किया, बल्कि कुछ टाइम बाद ही वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट की हेड भी बन गई। परवीन के काम करने का एक ख़ास स्टाइल था। वो कहती थी कि जैसे बगैर एक्सरे कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही एक आर्किटेक्ट नक्शे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। शी एब्सोल्युटली लव्ड मैप्स। इसलिए हाथ में एक नोटपैड और पेन लेकर परवीन अपने कॉलीग अनवर के साथ औरंगी की गलियों में पैदल निकल जाया करती थी। वो गलियां जो कीचड़ कीचड़ थी, वो गलियां जहां लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं था, वो गलियां जहां की गंदगी औरंगी वालों के लिए मौत का कुआं बन गई थी। परवीन की एक खूबी थी, वो लोगों का दर्द महसूस कर सकती थी। इसलिए ये मनाजिर देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने बड़ी फ्रस्ट्रेशन से अनवर से पूछा कि क्या हुकूमत यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझती? वो एक आधे लोग ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे जिंदा? ये लोग कैसे जिंदा है? हम तो सोच भी नहीं सकते कि इसमें कोई जिंदा रहे। कैसी हुकूमत है जो लोगों को तवज्जो नहीं देती? जो लोग यहाँ पे हैं इसको तो शहरी मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं ये गैर कानूनी बस्ती में रहते हैं, इनको किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन निगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है फ्रॉम द सोसाइटीज, फ्रॉम द ऑफिशियल एजेंसीज, फ्रॉम द एलीट क्लास, जो हमारे दानिशवरान कौम हैं, इसकी बुनियाद पर उसका फासला बहुत था। ये जो पढ़े लिखे लोग अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, नज़र नहीं डालते। ऐसे में परवीन ने ठान ली कि अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो वो करेगी। औरंगी के लोगों को एक मॉडल बनाकर दिखाएंगी कि कैसे वो कम पैसों में अपने ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम कर सकता है। तो इसमें एक एलिमेंट था कि लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए कि एक गली में जो 20 खानदान हैं वो इकट्ठे हों और एक काम करें। साइकोलॉजिकल वही थी कि लोग इसको अपना काम समझें, और अगर हुकूमत के लिए इंतज़ार करते हैं तो वो फिर इंतज़ार का नहीं मालूम कि कितने साल में काम होता। अच्छी चीज़ की जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई उससे फिर काम फैला। आखिरी वक्त तक वो काम करती हैं, आखिरी दिन तक कभी मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि वो जो है इधर उधर की बातें कर रही हैं, सिर्फ काम। और फिर वो इतने गौर से हमारी तरफ देखती थी कि हम खुद ब खुद बताना शुरू हो जाते थे अपने काम को। परवीन के पास काम के अलावा किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं था, अपने लिए भी नहीं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने शादी भी नहीं की, किसी की बीवी नहीं। परवीन की खुशी औरंगी वालों की गटरबाजी बनने में थी। ये वो टाइटल था जो परवीन को उनका दिल जीत कर मिला था, और यही वो पॉइंट था व्हेन एवरीथिंग बिकेम वर्थ इट। परवीन ना सिर्फ अब रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड थी, बल्कि 99 में डॉक्टर अख्तर के इंतकाल के बाद उनकी कुर्सी भी संभाल ली थी। उनके लगाए हुए पौधे को पानी देकर परवीन ने ओपीपी को एक घना दरख्त बना दिया था। He was a very remarkable man in the sense, लोगों का होता है ना, और आजकल भी हो रहा है कि it belongs to my daughter, it belongs to my father or my mother, तो फिर मेरी property है, it belongs to my sister, तो मेरी property है।
he didn't believe in those things. All the people who worked with him, Arif Hassan, Tasneem Siddiqui Saab, Parveen Rahman, they learned culture to founder ही बनाता है. Parveen was a very dedicated person, very committed. Parveen has done amazing work in terms of identification of lanes and low-cost sanitation के हवाले से, and ये water and land के issues को identify करना. So wonderful, and it was very tragic कि her life was cut short. अब सिर्फ औरंगी नहीं, परवीन ने पूरे कराची के सीवर सिस्टम पे बात करने के लिए हुकूमती इदारों से राब्ता किया कि बजाय इसके कि आप वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक के पास लोन लेने भागें, आप ओपीपी का तरीका अपनाएं, कम पैसों में एक अच्छा और सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम बनाएं। जब नारों की बात आई तो परवीन की नज़र उनकी इंक्रोचमेंट पर भी पड़ी और फिर उसने वही किया जिसमें वो माहिर थी, एक नक्शा बनाया। 3 जगह से तो जा रही है, लेकिन अपने अपने बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं उसके ज़रिए बजा रही है। जैसे अभी सी व्यू में DHA ने ये पूरा बना दिया। ये तो बहुत क्रिमिनल, मेरे ख्याल से तो क्रिमिनल है। शायद हम लोग सबको कोर्ट में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये तो बहुत नेग्लिजेंस है और कंप्लीट मौजूदा सूरत हाल, माहौल की सूरत हाल को बिल्कुल निगेट करते हुए किया जाता है। कराची की बेहतरी के लिए वो तमाम चीज़ों की मार्किंग की है। फॉर एग्जांपल अगर नाले की बात करें तो कराची में आज कराची डूब रहा है, पहले कराची नहीं डूबता था। जब से परवीन ने आज से 10 साल पहले, आपने अभी हालिया बारिश में सुना होगा कि 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि कराची का मास्टर प्लान में आप नाले की इंक्रोचमेंट हटाएं। सोल्जर बाज़ार नाला इस्लामिया कॉलेज से स्टार्ट है और अर्बन सी में जा रही है। इस सोल्जर बाज़ार नाले पे आपको ऐसे ऐसे इंक्रोचमेंट मिलेंगे कि आप शॉकिंग होंगे कि इसमें सिंध असेंबली की बिल्डिंग कार पार्किंग है, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी की कार पार्किंग है, अपना अवारी टावर की कार पार्किंग है, डॉन न्यूज़ अखबार की कार पार्किंग है, साथ आप उर्दू बाज़ार ले लें, तमाम ये जो है ना, इवन सोल्जर बाज़ार थाने की कार बाइक पार्किंग इसके ऊपर है। कराची में आजकल एक बड़े स्केल पे सीवेज के निज़ाम पे काम हो रहा है, जिसे हम कराची ग्रेटर सीवेज प्लान कहते हैं। ये बात तो शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये बात कि इसकी कंस्ट्रक्शन आज मुमकिन है तो सिर्फ परवीन की मैपिंग की वजह से। ये शायद इक्का दुक्का लोगों को ही पता होगा। अब तक तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि परवीन वाज ब्रिलियंट एट हर जॉब, लेकिन उनकी ये एम्पैथी सिर्फ उनकी नौकरी तक महदूद नहीं थी। परवीन एक बहुत ही केयरिंग बॉस और उससे भी ज़्यादा एक केयरिंग बेटी भी थी। काम की वजह से उसने कभी अपने लोगों को निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि निगलेक्ट किया, उन्हें तो अपने एम्प्लॉयज़ के फैमिली ट्रीज़ याद थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे इंटरव्यूज़ में उनकी ये खूबी 2 से 3 लोगों ने बार बार दोहराई। 3 साढ़े 3 बजे जब हम दोपहर का खाना खा रहे होते थे और वो भी अपना लंच के लिए आती थी, तो वो मतलब हमारे साथ खड़े होकर 2-4 मिनट ज़रूर बात करती थी और हमारे हालात के बारे में जानती थी, एक एक शख्स के हालात के। उन्हें पता था कि आयशा के कितने बच्चे हैं और मतलब ये कि शगुफ्ता के कितने बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी परवीन की कि जिन लोगों से काम के साथ काम करती थी उनके पर्सनल जो इश्यूज थे वो भी फिक्र करते थे उस काम में। मसलन जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजर्स थे, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उनके ख़ानदानों को जानती थी, बीवियों को, बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये मेरे में नहीं है ना ही ये डॉक्टर साहब में थी। अपनी अम्मी से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अगर जैसे हमारे डॉक्टर साहब का फोरम होता था हर साल में, तो फोरम में मतलब वो अपनी अम्मी को ज़रूर लेकर आती थी। तो अम्मी जो थी वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी, तो बैठ जाती थी चेयर पे। तो वो हमेशा यही कहती थी कि बस मतलब मेरी अम्मी इससे बात करें, मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी को बहुत मतलब अम्मी को बहुत टाइम देती थी, बहुत मोहब्बत करती थी वो। क्या बाइखलाक और हमदर्द औरत थी। परवीन अपने इसी कैरेक्टर की वजह से उसूलों की भी बहुत पक्की थी। उनका खुद का मॉरल कंपस इतना सेंसिटिव था कि दरख्त से मुफ्त का फल भी तोड़कर नहीं खाती थी। बिलफर्ज मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर उन्होंने बेर जो लगे हुए हैं यहाँ पर दरख्तों पे, तो अगर उन्होंने वो बेर भी खरीद लिए हैं तो वो 5 रुपए उसके माली को देती थी, रहमानी गुल को। कभी उन्होंने कोई चीज़ फ्री में नहीं ली, कभी नहीं। ना खुद फ्री में कोई चीज़ लेती थी, ना दूसरों को लेने देती थी। इसलिए परवीन के रेडार में अब सबसे ख़तरनाक माफिया आ गया था, द
द डेडली कॉम्बो ऑफ लैंड एंड वाटर माफिया। 2009 से हमने शुरू किया, जब गोड ऐसे गोड कराची के 2 गोड थे गुलशन इकबाल टाउन में, जुमा गोड और एक मेरे ख्याल से हवा गोड या नाम है, उस गोड को डिमोलिश किया गया। और उस जब डिमोलिश किया गया तो पता चला कि उनके पास कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई मैप नहीं है। तो उसकी बुनियाद पर मैडम ने कहा कि इस तरह तो कराची के बहुत ऐसे गोट हैं जिनको जब उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी तो उसको जो है ना ये गवर्नमेंट इदारे तोड़ देंगे। तो जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद हो और आप उस डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर गवर्नमेंट को तमाम टैक्स पे करते हों, बिजली के गैस के बिल वगैरह पे करते हों, तो इसकी बुनियाद पर वो आप उसके रिहायशी होते हैं। These goats, where they exist, are even before 50 years. So what we are doing as a first step, this is a new program, but all these villages and goats, Google Maps, with the goat elders, these are being marked. ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसीज हैं जो किसी ज़मीन को बस चले तो छोड़ेंगे ही नहीं। परवीन जब भी किसी गोट को गिरते और लोगों को बेघर होते हुए देखती थी, उसके जहन में वो ही 1971 वाली रील चल पड़ती थी। बकौल अकीला के शी हैड बिकम ऑब्सेस्ड। इसी ऑब्सेशन से परवीन ने अब गोटों का भी नक्शा बनाना शुरू कर दिया था। गलियों गलियों जाकर कराची में दिन रात एक करके परवीन ने 2000 गोटों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर के मैप बना कर दिया। यूं समझे कि ये नक्शे नहीं, गरीबों के बर्थ सर्टिफिकेट्स थे, सबूत थे कि हम भी इस शहर का हिस्सा हैं, हमें अपनी जमीन का हक दो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मिलकर परवीन ने ऑलमोस्ट 1100 बस्तियों के लिए ये सर्टिफिकेट्स बनवाए। लेकिन कोई भी इंसान पानी के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। इन गरीबों को अपने हक के पानी की भी जरूरत थी। जहां इलीगल हाइड्रेंट्स ने कराची के कोने कोने पे अपना डेरा डाला हुआ है, वहीं एक गैर कानूनी हाइड्रेंट ओपीपी के पास में ही पानी चोरी कर रहा था। अब हम सब जानते हैं कि इन ऑपरेशंस को एक पूरा माफिया चलाता है, जिनसे भिड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन परवीन वो कहाँ चुप बैठने वाली थी। टैंकर्स पे काम कर रही थी। उस वक्त एक जगह से थ्रेट आया था कि आप ये ना करें। उनका कैमरा छीन लिया था लोगों ने और जो है धमकाया था कि आप जो है ना करें, भाग जाए यहाँ से। ये हाइड्रेंट आपने बाहर देखा होगा, एक थल्ला बना हुआ है बिल्कुल मेन रोड पे ना, तो वो उस थल्ले पे जो था वहाँ उन्होंने हाइड्रेंट बना लिया था। अब मुझे नहीं पता कि किसने बनाया था, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि परवीन ने कहा कि ये आबादी का पानी है, गरीबों का पानी है। हम इस पानी को जो है गरीबों से कट करके हम इसको टैंकर माफिया को नहीं देने दें। मतलब ये है कि वो लोगों से, लोगों की उसमें बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती थी नहीं, ये पानी लोगों का हक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी वो हाइड्रेंट यहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन आगे अंदर जो है एक और थल्ला है, अंदर बन गया है और खामोशी से पानी निकल के जाता है यहाँ से टैंकरों से भर भर के। 2008 में परवीन ने कराची वाटर स्टडी के नाम से एक रिपोर्ट बनाई, जिसने शहर के पानी चोरों की शामत बुलाई। किस इलाके से पानी चोरी होता है, कितना पानी चोरी होता है, परवीन ने सबको एक्सपोज करके बताया कि कराची में पानी की कोई कमी नहीं है। पानी का कराची में क्वांटिटी के हवाले से कोई मसला नहीं। कराची को 650 मिलियन गैलन्स पानी इंडस से मिलता है और हब डैम से मिलता है, 2 सोर्स। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। ये भी बताया कि ये माफिया साल के 5 अरब कमाता है। ये 2008 की बात है, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वाली वाटर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि इन चोरों के ऑपरेशंस आर ओनली गेटिंग बिगर। लेकिन ना उस वक्त किसी ने परवीन की सुनी और ना हमारी। लेकिन खैर, पर कोई सुने भी कैसे। ये बात तो अब सब जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर किन पावरफुल लोगों का साया होता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ये पानी पीने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए चाहिए। 41% पानी निकाल लिया जाता है और वो बल्क से निकाल लिया जाता है, बड़े पाइपलाइन से निकाल लिया जाता है। और जो निकालते हैं वो गरीब लोग नहीं हैं, वो बहुत बहुत बड़े जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको पूरी सपोर्ट है एजेंसीज़, हुकूमती एजेंसीज़ की तरफ से, इलाकाई नाज़िम, काउंसलर, पुलिस, सबकी। एक बात तो क्लियर थी, इंक्रोचमेंट्स, लैंड माफिया, वाटर माफिया, परवीन ने सबकी नाक में दम करके रख दिया था। सब लोग जानने और समझने लगे थे कि कौन लोग कराची का हक खा रहे हैं।
वो इन माफियाज के रास्ते का कांटा बन गई, जिसे अब निकालने का वक्त आ गया था। एक दिन यूजुअल ऑपरेशंस चल रहे थे, बात हो रही थी कि कैसे गोटों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है, ज़मीन पे कब्जा होने से कैसे बचाया जा सकता है, कि रहीम सवाती नामी शख्स ने ऑफिस में एंट्री मारी। दिलचस्प बात यह है कि वो ओपीपी ही की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आया था। उसे यहाँ पे एक कराटे सेंटर बनाना था। रहीम ने परवीन से कहा कि मैडम, शाम के बाद तो आप सब घर चले जाते हैं, हमें यहाँ पे एक कराटे सेंटर खोलने दें। एक लैंड एक्सटॉर्शनर और एक सामाजिक कारकुन, एक पश्तून आदमी और एक बिहारी खातून। इस तरह का इंटरेक्शन शायद आप लोगों ने मूवीज में ही देखा होगा। ये बातचीत परवीन की एक सिंपल नो पे एंड हुई। एक इंटरव्यू में परवीन ने खुलकर रहीम का नाम लेकर यह किस्सा भी सुनाया था। परवीन ने उसे वैसे ही एक्सपोज किया जैसे वो बाकी के लैंड और वाटर माफिया के लोगों को कर रही थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस काम की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट और अंदर बिल्लियों की आवाज से परवीन की आंख खुल गई थी। बिल्लियों को खाना डाला, अपनी अम्मी के साथ नाश्ता किया, जस्ट लाइक एनी अदर डे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। एक सफेद चिकन का कुर्ता और सुर्ख अजरक लपेटकर वो ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आधे रास्ते ख्याल आया कि फोन तो घर भूल गई। घर वापस जाकर देखा तो पता चला फोन उसके पर्स के अंदर ही था। वक्त ज़ाया हो गया। परवीन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी अम्मी खुश हो गई। उन्हें एक बार फिर अपनी लाडली को गले लगाने का मौका मिल गया, एक आखिरी मौका। लेकिन उस वक्त ये बात तकदीर के अलावा और कोई नहीं जानता था। उस दिन परवीन थोड़ी बेचैन थी। ऑफिस के अंदर टहले लगा रही थी। सब निकल चुके थे, लेकिन वो बाहर से आने वाले विजिटर्स का वेट कर रही थी, जो उसके साथ मिलकर सलाह से मुतासिर लोगों के लिए काम कर रहे थे। इंतज़ार करते करते मगरिब हो गई। परवीन अभी तक ऑफिस में थी। वो जानती थी औरंगी में अब इस वक्त निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। उसे धमकियां भी खूब मिल रही थी, लेकिन धमकियों की क्या मजाल जो उसके काम के आड़े आती। आखिरकार शाम के 7:30 बजे वो वापसी के लिए रवाना हुई। गाड़ी में बैठते ही वली दात ने गाड़ी चला दी। बाजी, मैं आपको कहता रहता हूँ कि अंधेरा होने से पहले निकल जाया करें, आप सुनती ही नहीं हैं। ड्राइवर ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। सफाई में बोली कि अपना काम और अपने कॉलीग अनवर को ऑफिस में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इससे पहले कुछ और कहती, उसकी नज़र चाय के एक ढाबे पे पड़ी, जहाँ एक आदमी ने उसकी ब्लू कोरोला गुजरते ही कहीं कॉल मिलाई। गाड़ी बनारस चौक की तरफ बढ़ ही रही थी कि बराबर में मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आकर रुके और फिर Parveen Rahman, known to many as the mother of Karachi, was killed by a gunman outside the charity that has been her home for the past 30 years. 56 साला परवीन की मौत से पूरा औरंगी यतीम हो गया। एक ऐसा चिराग बुझ गया जो एक गरीब बस्ती को रास्ता दिखा रहा था, उन्हें उम्मीद दिला रहा था कि वो भी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई। एसएचओ मंगू पीर ने तहरीक तालिबान के एक आदमी का इनकाउंटर कर दिया, जिसका नाम कारी बिलाल बताया गया। एक ही दिन में डीआईजी वेस्ट जावेद ओदो ने केस क्लोज कर दिया कि बिलाल ही परवीन का कातिल है। अजीब सी बात है नहीं? हम यहाँ पुलिस की नाअहली पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस रातों रात इतनी एफिशिएंट हो गई कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बगैर, ड्राइवर के अलावा किसी भी और का इंटरव्यू किए बगैर परवीन के मर्डर को एक ही दिन में सॉल्व कर लिया। कुछ दिनों बाद ये भी इंकशाफ कर दिया कि क्राइम सीन से मिलने वाली गोलियां बिलाल की पिस्टल से मैच करती हैं। इतनी कन्वीनियंट तहकीकात ना परवीन के घर वालों को हजम हो रही थी और ना ही ह्यूमन राइट्स वर्कर्स को, क्योंकि इस पूरे सीन से एक नाम जो परवीन ने एक इंटरव्यू में खुद लिया था, उसका पुलिस ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। रहीम सवाती का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था। उसकी रिहायश ओपीपी के दफ्तर के पास में ही थी। मंगूपीर रोड पे एक इलीगल हाइड्रेंट का मालिक होने के साथ साथ वो जमीनों पे कब्जे करने के लिए भी बदनाम था। जैसा कि मैंने आपको बताया,
वो ओपीपी में एक कराटे सेंटर खोलना चाहता था, लेकिन परवीन ने साफ इनकार कर दिया था। इस वाक़े के बाद रहीम का नाम कहीं भी नज़र नहीं आया और ना पुलिस ने कोई मज़ीद छानबीन करने की कोशिश की। लेकिन मामला सिर्फ परवीन के कातिल को ढूंढने का नहीं था। ओपीपी के स्टाफ को अपनी जान का भी खतरा होने लगा था। परवीन के मर्डर के 2 महीने बाद ओपीपी चैरिटेबल ट्रस्ट के अब्दुल वहीद को जान से मार दिया गया। जॉइंट डायरेक्टर सलीम के ऊपर भी क्रैकर हमला हुआ। कस्बा मोड़ गिराता है, टर्निंग है जो औरंगी में ऐसा जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप के करीब हम गाड़ी पहुँची तो वैसे ही और धमाका हुआ उससे गाड़ी के अंदर, और इत्तेफाक से मैं पीछे बैठा हुआ था, आगे बैठा हुआ सॉरी, तो पीछे गिरा वो क्रैकर जो है। तो उसके बाद फ़ौरन जो है ड्राइवर ने जो है गाड़ी भगाई वहाँ से और वो ले गया सीधा अब्बासी शहीद। तो लोगों का ख्याल है कि शायद इस वजह से रोकने के लिए, पेशिश में जाने से रोकने के लिए लोगों ने ये किया था। बस जो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग काम करें डॉक्यूमेंटेशन का, लैंड का और पानी का, वही लोग हैं और कौन लोग हैं। इन दरिंदों ने तो परवीन की बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा। एक दिन घर में घुसकर उन्हें और अकीला को भी धमकाया। उन्हें ये बाकायदा कहा जा रहा है कि औरंगी की लैंड डॉक्यूमेंटेशन बंद कर दें, क्योंकि अगर इस गरीब बस्ती को अपनी ज़मीन के कागजात मिल गए, कब्जा माफिया का काम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसी के भी कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और तो और जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ परवीन मिलकर गोटो की डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रही थी, उन लोगों ने ना फिर उसकी फैमिली से रब्ता किया और ना ही ओपीपी से। सारे लैंड एप्लीकेशंस जो पहले धड़ाधड़ अप्रूव हो रहे थे, उन्हें अब पेंडिंग की फाइल में डाल दिया गया था। इंसाफ का मुतालबा लेकर परवीन की फैमिली को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जहां सेशंस जज गुलाम मुस्तफ़ा मेमन को इंक्वायरी की जिम्मेदारी दी गई। 2 महीने बाद इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस का पूरा पोल खोल दिया कि कैसे कारी बिलाल के इनकाउंटर को मैनिपुलेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कारी बिलाल और परवीन का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। तो पुलिस आखिर इस अंजाम पे पहुंची कैसे थी? दूसरी बात, गोलियों के मिलते ही उन्हें फोरेंसिक्स के लिए भेजा जाता है, लेकिन पुलिस ने 13 नहीं 15 मार्च को ये एविडेंस लैब में जमा करवाया। इस ताखीर के लिए भी कोई वजाहत नहीं दी गई। एक शॉकिंग बात बताऊं, जस्टिस मेमन ने इस इंक्वायरी के दौरान बहुत प्रेशर फेस किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजा उल्फत ने उन्हें खुद डराने की भी कोशिश की कि औरंगी में उनकी जान को खतरा हो सकता है। जज से ऐसी बात कौन करता है, अनलेस किसी बहुत ही पावरफुल ग्रुप का खतरा हो। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एफआईआर में दहशतगर्दी के चार्जेस भी शामिल कर लिए गए, जिसकी वजह से केस एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास चला गया। 2014 से लेकर 2018 तक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी, जिनका फोकस अब टीटीपी से हटकर लैंड माफिया की तरफ आ गया था। इस दौरान 3 मुलजमान को हिरासत में लिया गया, जिसमें अहमद खान, अमजद हुसैन और अयाज सवाती नामी अफराद शामिल थे। रहीम सवाती अब भी सिम कार्ड बदलकर पुलिस से भाग रहा था, लेकिन फिर 2016 में उसे सुल्तानाबाद के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसने एक वीडियो में अपने जुर्म का इकरार किया। तो फिर इन्होंने अयाज मेरे पास आया, बोला यार इन्होंने वो जगह दी नहीं थी, तो अभी इसका तो कुछ करना है। तो मैंने कहा क्या करना है? तो बोलने लगा कि यार इसको जो है ना वो बदला इससे लेना है, चुकाना है। तो मैंने कहा कैसे चुकाओगे? बोला मेरे पास एक आदमी है, मैं उससे मिला दूंगा और उससे बात कर लेंगे, वो इसको मतलब ख़त्म कर ले। रहीम के अरेस्ट के बाद अनवर राशिद को यकीन था कि अब बड़े नाम सामने आएंगे। ही वाज श्योर कि रहीम रियल एस्टेट माफिया का सिर्फ एक पपेट है, जिसने किसी के कहने पे ये मर्डर किया है। कुछ टाइम बाद रहीम के बेटे इमरान को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब देखना यह था कि हमारे कोर्ट्स इस पेशरफ से क्या कारनामा अंजाम देते हैं, क्योंकि अकेला अब भी जीआईटी और उनकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं थी। उनका कहना था कि अभी तक किसी ने भी आकर ओपीपी के स्टाफ और वहाँ के मोहल्ले वालों का स्टेटमेंट नहीं लिया। बिलाखिर एफआईए की सरबराही में बनने वाली 5वीं जीआईटी ने कोर्ट के सामने चार्जशीट रख दी, जिसमें परवीन के इंटरव्यू को सबूत के तौर पर रखा गया और साबित किया गया कि रहीम और उसके साथियों ने ही परवीन की जान ली है। 8 साल बाद एटीसी ने रहीम और उसके 4 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि इमरान को 7 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जस्टिस was finally served। लेकिन पाकिस्तान में ये जुमला बोलना कितना अजीब लग रहा है ना। फिक्र मत करें, अभी आपका बबल बर्स्ट करती हूँ। अगले ही साल 2022 में जस्टिस के आगा
और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांघी ने अकीला की 8 साल की जद्दोजहद पे मिट्टी डाल दी। रहीम और उसके सब साथियों को बरी कर दिया, ये जस्टिफिकेशन देकर कि ये लोग खून करने की प्लानिंग में शामिल थे, लेकिन एक्चुअल मर्डर इन्होंने नहीं किया है। अब यकीनन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि परवीन के ऊपर गोली चलाई किसने थी, एक्चुअल मर्डर किसने किया था। लेकिन ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। The driver who witnessed the murder also passed away later on, okay? And even he did not witness it properly because those two people were on the bike and the face was covered. So it wasn't recognized who actually shot the gun. परवीन के इंटरव्यू और रहीम की कन्फेशन वीडियो दोनों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। उस साल शायद हमारे कोर्स का कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा मुजरिमों को बरी करेगा, क्योंकि यही वो साल था जब शाहरुख जतोई और कंदील बलोच के कातिल वसीम को भी आज़ाद किया गया था। और जिन पुलिस अफसरान ने क्राइम सीन के सबूत को मैनिपुलेट किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब की, उन्हें भी कोई सज़ा नहीं मिली। उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगते, भुगता तो सिर्फ परवीन के घर वालों ने। पाकिस्तान में हक की बात करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, और अगर वो बात किसी औरत के मुंह से निकल रही हो तो उसका जुर्म दुगना हो जाता है। लेकिन फिर भी न जाने कैसे परवीन रहमान, सबीन महमूद, आसमा जहांगीर और ईमान मजारी जैसी आवाज़ें यहाँ पैदा हो ही जाती हैं, जो डंकी की चोट पे खड़े होकर जालिमों को ललकारती हैं और पाकिस्तान के मर्दों को याद दिलाती हैं कि बहादुरी सिर्फ मर्दों की मीरास नहीं। लेकिन मुझे एक शिकवा है, जब ऐसी हस्तियाँ जिंदा होती हैं तब ज़्यादातर लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, एक सेफ डिस्टेंस से उन्हें बस लड़ता हुआ ही देखते हैं। मैडम का खला है जो कि पूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन हमने मैडम के मिशन को जारी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जहाँ तक बात है उनके दुश्मनों की, तो शायद वो उन्हें ख़त्म करके ये समझते हैं कि ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, अर्ज़े खाक हुआ। तो उनको मेरा ये जवाब है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आपके चैनल के थ्रू परवीन रहमान के कातिलों को ये मैसेज है कि परवीन इस काम की बुनियाद पर आज भी जिंदा है।